हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शनल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम शुरू से लेके लास्ट तक के जितना भी हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है बीपीएससी के अकॉर्डिंग, उसको हम चर्चा करेंगे और भी मेंस के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेगा कि हम इसमें पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस में हमारा लिखा हुआ है उन चीज़ों को तो कवर करेंगे करेंगे पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक के। ठीक है, जितना भी टाइम लग जाए। साथ ही साथ उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा कि अगर आप पूरे इस हिस्ट्री के वीडियो, जितना भी वीडियो आए, तो अगर आप देखते हो सही तरीके से और इसको जैसे भी आंसर राइटिंग की बात हो या तो नोट्स बनाने की बात हो, इस तरह से अगर आप करते रहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज केवल वीडियो देखने से तो कोई फायदा नहीं होगा, ये आपको पता भी होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बीपीएससी मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल का, और ये आज होगा लेक्चर 1। तो देखिए, जैसे कि हम बात करेंगे, पहला जो हम हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप देखिएगा बीपीएससी की वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है, तो वहां पर स्टार्टिंग में हम एंसेंट इंडिया देखते हैं। एंसेंट इंडिया देखते हैं और उस एंसेंट इंडिया में जो फर्स्ट सिलेबस है वो सिंधु सभ्यता। ठीक है, पीछे वाला सिलेबस स्टोन एज। ठीक है, प्री जैसे कि बात करते हैं हमारा पैरोलिथिक के सब जो हिस्ट्री है, ये सब हमको नहीं पढ़ना हमारे इस बीपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, बीपीएससी के सिलेबस में अगर हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो वो दो चैप्टरों से नहीं पढ़ा है, उस दो चैप्टर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये भी समझ लीजिए कि आपको यहाँ तक कि जब जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की बात करें ना, तो वहां पर भी उन चैप्टरों को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। तो उन चैप्टरों को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस में वो नहीं है। तो जो सिलेबस में उन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे भी प्री लेवल तक मैंने उसमें डाल दिया वीडियो ऑलरेडी उसके ऊपर, तो वहां से अगर आप देखते हैं तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा स्टोन एज के अंदर में क्या क्या चीज है, सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता में भी क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन किस तरह से, उस पर क्या क्या विवाद हैं, ओरिजिन के पीछे क्या क्या मत है, इन सारों को देखेंगे। हालांकि ओरिजिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एक्सटेंट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि उसके टाउन प्लानिंग कैसा था, उसका इरिगेशन, उसका अगर हम बात करेंगे तो सीवेज सिस्टम की अगर बात कर लेते हैं, उसका उस समय का ट्रेड एंड ये सब का देख लेते हैं। तो वो फीचर्स जो सिंधु घाटी सभ्यता जो इतना बड़ा सभ्यता आखिरकार बनी, उसकी विशेषता बहुत सारी थी ना, तो उन सारे विशेषताओं को चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मेजर सिटी कि इसके मुख्य मुख्य सिटीज कौन है, कौन कौन महत्वपूर्ण नगर थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, सारे हम नगर की बात करेंगे। ट्रेड, कैसे वो व्यापार करते थे, उनका क्या कॉन्टेक्ट था अलग अलग फॉरेन, उस समय के जो भी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन रहा था उसके साथ, क्यों उसका डिक्लाइन हुआ, इस पे बहुत सारे विद्वानों का मत अलग अलग, उसको देखेंगे। सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, उत्तर जीविता और सातवत, अभी के मामले में अभी से चीजों को जोड़ के देखेंगे। ये सारा हम इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर करने वाले हैं। एटलीस्ट कितना वीडियो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, एटलीस्ट 6 से 7 वीडियो, इससे कम वीडियो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 6 से 7 वीडियो होगा और ध्यान से समझिएगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा हर एक चीज को। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन, सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे रहा, इन चीजों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जाएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज के बारे में पढ़ेंगे। बस 10 मिनट आपका समय लेंगे, फिर हम आएंगे ओरिजिन पे। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारा सिलेबस था, हम एक एक चीज को लिख के पढ़ेंगे, स्लाइड कहीं की जरूरत पड़ेगा तो वहां पर डाल देंगे हम। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज थोड़ा सा देख लेंगे। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे तो एक 1826 की बात करते हैं, अभी मैं डेट की बात कर, 1826 में एक चार्ल्स मेसन थे। चार्ल्स मेसन, ठीक है, डेट देखिए 1826 में चार्ल्स मेसन था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी की तरफ से, मतलब आप समझिए कि एक एडवेंचरर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो हड़प्पा के टीला पर, जो हड़प्पा का जो टीला था एक इस तरह से बना हुआ, इस पे खड़ा था वो। ठीक है, ये आदमी खड़ा है, चार्ल्स मेसन खड़ा है, ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो खड़ा हुआ था लेकिन उसको ऐसा लगा कि शायद ये ऐसा है प्लेस है जहां पर सिकंदर और जो पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, शायद वहां पे हुआ था ये। हाँ,
पंजाब डिस्ट्रिक्ट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये खड़ा था। लेकिन इन्होंने नजरअंदाज किया, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस ये 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा कि बस एक टीला, आप समझिए कि हड़प्पा का टीला को पहली बार जो देखा, ये देखा किसने? चार्ल्स मैसन ने। बट चार्ल्स मैसन को क्या लगा कि शायद यही जगह है जहां पर मैसेडोनियन जो अलेक्जेंडर था और किंग पोरस के बीच में लड़ाई हुआ था। ठीक है, उसने चीजों को ध्यान में नहीं रखा। ओके, कुछ समय बात करते हैं, कुछ डिकेड्स की बात कर लेते हैं। 1850, मैं भी केवल डेट लिख रहा हूँ। 1850 की अगर बात करेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम, मैं केवल कनिंघम लिखता हूँ, समझिएगा बात को। कनिंघम आता है, हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर चीजों को समझना आपको। कनिंघम 1850 में आता है और वो मिलिट्री इंजीनियर था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में। और वो बहुत ज्यादा, देखिए ये था मिलिट्री इंजीनियर, लेकिन इसको आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसे पुरातत्व विज्ञान में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, इसको हमेशा समझ सकते हैं कि एकदम परेशान होता था, कोई चीज को, पुराने चीज को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। तो थोड़ा सा खुदाई करता है वहां पे, उस टीले को खुदाई करता है। क्या करता है? एग्जिबिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जीबिशन करता है। लेकिन थोड़ा सा एग्जीबिशन करने के बाद वो समझ ली कि नॉट इम्प्रेस्ड, उतना उसको नहीं लगा, अरे यार ये ऐसे फालतू चीज है, ऐसे फालतू चीज है, चलो हटाओ छोड़ो, खुदाई नहीं करता। कनिंघम भी इस चीज को नजरअंदाज करता है। फिर से कनिंघम 1872 में फिर से कनिंघम आता है। देखिए, फिर से कनिंघम 1872 में आता है और उस समय वो, अगर हम बात करेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इंडिया के डायरेक्टर के रूप में वो आता है 1872 में। समझ रहे बात को? और जब वो आता है तो अगर ध्यान आप समझिए चीजों को, क्यों क्यों आता है, क्योंकि उस समय ये रेलवे लाइन बिछ रहा था। क्या हो रहा था भाई? थोड़ा सा मैं जो छोटा पॉइंट लिखूँ, शॉर्ट नोट्स, उस चीज को समझिएगा। रेलवे लाइन बिछ रहा था, तो रेलवे लाइन जब बिछते हुए रहता है तो बहुत सारा ईंट निकलता है। जब खुदाई होता है तो ईंट निकलता है, ईंट निकलता है। तो कनिंघम देखता है, यार ये तो ईंट है, यहाँ पे क्या चीज है ये भाई, क्या चीज है? तो वो, उसको लगता है कुछ कुछ ऐसा सील, जैसे कि देखिए ईंट, ब्रिक्स, मोहरे, उसमें का जो भी सील रहा, मोहरे रहा, ठीक है, और उस भी सील पर विथ बुल, क्या वृषभ या साड़ का उस पे फिगर बना हुआ था। कुछ स्ट्रेंज राइटिंग, स्ट्रेंज राइटिंग में तो भाई क्या हुआ कि विचित्र तरह का कुछ लिखा हो जो समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता भी होना चाहिए कि अभी तक स्टिल अभी तक नहीं पढ़ पाया कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, इसलिए बहुत सारे रहस्य अभी दबे पड़े। ठीक है, ये चीज देखता है और वो लगता है यार ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करेंगे, जो ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करेंगे तो जितने भी हम बात करेंगे 19, अभी कौन सी सेंचुरी चल रहा है? 19 सेंचुरी। तो 19 सेंचुरी का जितना भी बात अगर हम कर लेते हैं तो उतना ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। 19 सेंचुरी को जी देखा, उसको उतना फिर भी मतलब कहने का मतलब कि आप समझ लीजिए कि ये सब भी चीजें पे ज्यादा नॉट, मतलब समझ सकते हैं कि इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्या चीज है, उसके बारे में ज्यादा खोज खबर करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, 1872 के बाद देखिए भाई क्या हुआ। अब देखिए बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे 20 सेंचुरी से पहले, 20 सेंचुरी के उत्तरार्ध मतलब स्टार्टिंग में, मतलब जैसे कि 19 प्लस में थोड़ा सा हम बात करेंगे तो उतना ज्यादा इस चीज के बारे में नहीं था। लेकिन देखिए 1920 की बात करते हैं, ओके, 1920 की अगर बात करते हैं, दयाराम साहनी, देखिए ग्रेजुअली चीजें धीमा धीमा बढ़ता है ना। दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी 1920 में खुदाई स्टार्ट करता है। ठीक है, खुदाई स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा, खुदाई स्टार्ट करता है और वो ढूंढ निकालता है हड़प्पा को। 1921 में खोज करता है, हड़प्पा जगह है पाकिस्तान में, वहां पर ये हड़प्पा पंजाब प्रांत में, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा पंजाब प्रांत में है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1921 में हड़प्पा की खुदाई कर देता है
और एक नया, एकदम नया सभ्यता, आप देखेंगे मतलब एकदम अलग तरह से उसको समझता है कि अरे तो एकदम बहुत डिफरेंट है ये। 1921 में हड़प्पा की खोज करता है। और उसके बाद ही अगर बात करेंगे तो देखिए 1922 में बनर्जी साहब, आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी। तो 1922 में देखेंगे कि राखालदास बनर्जी ने फिर इसका खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया? मोहनजोदाड़ो का। अब ये दोनों खोज होने के बाद समझ लीजिए कि बहुत सारे चीजें मोहनजोदाड़ो बाई किस? आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया और बहुत सारी चीजें निकल के आई। बहुत सारी चीजें निकल के आई, मैं भी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, चीजों को समझिएगा। बहुत सारी चीजें निकल के आई, ठीक है। अब देखिए चीजों को समझिएगा ध्यान से। अब देखिए जॉन मार्शल, इस समय आते हैं जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल आते हैं और जॉन मार्शल बहुत ज्यादा, जॉन मार्शल का बहुत ही योगदान रहा है इन चीजों में। जॉन मार्शल उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये भी डायरेक्टर जनरल होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा है इन चीजों में। ये बहुत ही इंटरेस्टेड आदमी थे इन चीज में। और हालांकि अभी देखिए सबसे पहले हड़प्पा खोज हुआ, तो ये मैंने बता दिया कि कैसे हड़प्पा सभ्यता को एक लाइमलाइट में आया, लोगों को पता चला, आर्कियोलॉजिकल को पता चला कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, एक सभ्यता भी थी, ठीक है। अब देखिए बात आता है इसके नाम पे, बात आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नेमिंग है वो कैसे करे भाई। हड़प्पा सभ्यता का नाम, इसको क्या सभ्यता नाम दे दे? तो देखिए नेमिंग की अगर बात करते हैं, नेमिंग की अगर बात करते हैं तो चीजों को समझिएगा ध्यान से, हर एक चीज को। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया हूँ लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। हड़प्पा, इंडस, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा। सरस्वती, इसको हड़प्पा सभ्यता बोले, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले या सरस्वती सिविलाइजेशन बोले, बताइए चीज को। अच्छा ये सब अब कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस पता आपको? देखिए कल्चर किसको बोलते हैं? जब एक जगह पर लोगों का जीने का एक विशिष्ट तरीका, मतलब एक जगह कोई लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग, सबका जीने का तरीका एकदम एक जैसा है, एक अलग मेथड से वो जी रहे हैं, उनका खाना पीना हर एक चीज, तो उसको कल्चर बोलते हैं। लेकिन जब वही कल्चर पूरे एक वास्ट एरिया में फैल जाता है, बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाता है और सब जगह एक ही सिमिलरिटी दिखने को मिलता है, जीने का पत्ती, खाने का पत्ती, उनके रहने सहन का, तो वो बन जाता है क्या? सिविलाइजेशन। क्या बन जाता है? सिविलाइजेशन। हालांकि बहुत सारा चीज एविनाइजेशन और सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारा ऐसा थ्योरीज है, जैसे कि गॉर्डन चाइल्ड की अगर बात करेंगे तो उसने एक थ्योरी दिया था, 10 पॉइंट दिया था कि एक सिटी कैसे बनता है, एक सिटी क्या होता है। हालांकि बहुत सारी चीजें उसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन सारी चीजों को आप, एक बुक है मैं उसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे, उपिंदर सिंह का हिस्ट्री आता है, ठीक है। उपिंदर सिंह का, ये उपिंदर सिंह का हिस्ट्री आता है, इसको आप लीजिएगा। ये हिस्ट्री है जो आपका 1200 एडी तक काम करेगा, एंशिएंट से बहुत ही डिटेल में इसमें रिसेंट डिस्कवरी दिया गया है। तो इस बुक को फॉलो करिए तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी चीजें बहुत सारे इसको में देखने को मिलेगा। उपिंदर सिंह हो गया। कुछ इग्नू के नोट्स तो आपको पढ़ना है, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़िए इग्नू के नोट्स को लेके करिए। मैं ये प्रेफर करता हूँ इग्नू के नोट्स को आप पढ़ते रहिए, हर एक चैप्टर वाइज, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, लेकिन उससे राइटिंग का आपको स्किल पता चलेगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि फर्स्ट साइट, सबसे पहला बार क्या खोजा गया? हड़प्पा, तो नाम हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे फर्स्ट साइट खोजा गया हड़प्पा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। बात को समझ रहे हैं? हालांकि देखिए और फिर जब बहुत ज्यादा साइट मिलने लगा तो सारा साइट, ये जो इंडस वैली देख रहे हैं, इंडस नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे साइट मिलने लगे शुरुआत के, मतलब स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में। तो इसका नाम हो गया कि भाई ये सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बहुत दशक बाद अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे ना कि हड़प्पा का 10 या आप 1022 समझ लीजिए, इतने साइट खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 406 पाकिस्तान के हैं एंड 616 आपका इंडिया में है। इतने साइट खोजे जा चुके हैं। अब देखिए इसमें 1022 अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट, समझ रहे, इसमें ऑलमोस्ट साइट
ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा, अगर अधिकतर साइट की बात करें ना, सब सरस्वती नदी के किनारे, जो घाघर हाकरा रिवर, घाघर घगर हकरा, सरस्वती नदी को अब घगर हकरा बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का देखते हैं कि विलुप्त हो चुका है, इसका कोई जो कोर्स है सरस्वती नदी का वो पता नहीं चलता। हालांकि इस पे भी आपने देखा होगा कि हाल में इसके ऊपर कमीशन बना है, ठीक है। तो घाघर हकरा रिवर के चारों तरफ बहुत सारा साइट मिला, जितने भी साइट है उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% साइट इसी के किनारे मिला। तो बोला कि सरस्वती नदी की सभ्यता, नाम देख रहे हैं, अलग अलग नाम है, तो इस पे नाम पे आप बहुत सारे आप देख सकते हो कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें रही है हालांकि, ठीक है। चीजें आप लोग समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। तब इस चीजों को समझिएगा, मैंने इसके नाम पे ही चर्चा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या क्या पड़ा, और आखिरकार इसको अब ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही प्रचलित है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रचलित है, सरस्वती नाम से प्रचलित बहुत ही आप देखते हो कम ही आपको दिखाई पड़ता होगा, ठीक है। तो जो चीजें हिस्ट्री में आ जाती है उन चीजों को जान पता होना चाहिए आपको कि रह जाती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि इसके थोड़ा सा, हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर, मतलब सॉरी नोमेनक्लेचर नहीं, डेट के ऊपर बात करते हैं, टाइम के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को बोला गया कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन में बोला गया। नगरीय सभ्यता एक तरह का, नगरीय सभ्यता थी एकदम डिफरेंट था, मैं आगे बताऊंगा ना जब इसका टाउन प्लानिंग, आप चौंकिएगा कि भाई क्या उस समय इतना जबरदस्त चीज था। देखिए टाइम की बात करेंगे तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग शुरू शुरू ढूंढा उड़ा, तो सबने बहुत अलग अलग डेट बताया, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल बोलते हैं कि इसका डेट रहा 3250 बीसी से 2750 बीसी, ठीक है। तो अब इस टाइम्स के बारे में लिख सकते हैं कि इसके टाइम के ऊपर बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इसमें जॉन मार्शल ने बोला कि इसका डेट 3250 बीसी से 2750 बीसी है, ठीक है। मतलब मेसोपोटामिया के डेट को मिला के चल रहा था, क्योंकि शुरुआत में देखेंगे ना कि मेसोपोटामिया से इसको जोड़ रहा है कि मेसोपोटामिया से सभ्यता बना, हम आगे बताएंगे ओरिजिन में कि मेसोपोटामिया से नहीं बना, हालांकि सब स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि जब रेडियो एक्टिव सॉरी रेडियो कार्बन पत्ती का शुरुआत हुआ, रेडियो कार्बन डेटिंग, जब रेडियो कार्बन डेटिंग की खोज हो गई, तब इस पर से बहुत सारे चीजें प्रकाश में आई कि रेडियो कार्बन पत्ती से इसका डेट, ओरिजिनल डेट देखने को मिलता है। जैसे इसी रेडियो कार्बन पत्ती पे डीपी अग्रवाल, देखिए बहुत सारा जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसको रेडियो कार्बन पत्ती से जब उसको डेट को देखेगा तो बहुत सारा डेट को मिलाएगा, तो फिर एक एवरेज डेट निकाला कि नहीं ये डेट है। तो डीपी अग्रवाल ने क्या बताया भाई, डीपी अग्रवाल ने कि 2300 से 2000 बीसी तक, ठीक है, ये सब बताया। तो अब देखिए, हालांकि कार्बन कार्बन पत्ती C14 की अगर बात कर लेते हैं, कार्बन C14 की बात कर लेते हैं तो 2600 से 1900 बीसी तक, अलग अलग डेट है, मैं भी लिख रहा हूँ बस चीजों को समझना है, ओके। और अगर हम बात करते हैं तो आपको 3-4 डेट मेंशन कर दीजिएगा ना तो बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। हालांकि जो अगर बात करते माना जाता है वो 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक, एटलीस्ट 600 साल तक सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्रम रहा है, जो मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मेन हड़प्पा, मेजर हड़प्पा, ये डेट रहा। लेकिन बहुत सारे चीजों को जब सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ते हैं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को जब पढ़ते हैं हम, तो क्या देखते हैं भाई, देखो इसको हम 3 फेज में बांट लेते हैं। अर्ली हड़प्पा, क्या अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा की बात कर लेते हैं। क्या कहना है कि देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो अचानक से नहीं बना, वो अचानक से नहीं बना। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक एक आप समझ सकते हैं ना कि एक स्टेप बाय स्टेप बना, अचानक ये नहीं बन चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू में ग्रामीण थी, ग्रामीण से धीमे धीमे शहर की ओर बढ़ा, फिर शहर से धीमे धीमे पूरा फेमस हुआ, फिर धीमे धीमे उसका डिक्लाइन हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरह समझ सकते हैं ना कि क्लासिफाई कर दिया 3 फेज में। अर्ली हड़प्पा का डेट बताता है 3200 से लेके, कुछ कुछ ऐसे इविडेंस मिले हैं जिसका डेट 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी बताता है। तो बोलते नहीं, ये शुरुआत के पेज में जब हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण पर, हड़प्पा सभ्यता क्या समझ सकते हैं कि शुरुआती चरण पे था, ठीक है, ये बताया गया। जो हड़प्पा सभ्यता था वो शुरुआती चरण पर, बोल सकते हैं फॉर्मेटिव, इसको क्या बोला गया, फॉर्मेटिव या प्रोटो अर्बन फेज। मतलब प्रोटो अर्बन मतलब क्या हुआ कि शहरी सभ्यता होने से पहले वाला फेज, शहर बनने से पहले वाला फेज को फॉर्मेटिव फेज बोल देते हैं, ठीक है, इसे अर्ली हड़प्पा बोला गया।
इसका कल्चर देखिएगा तो कुछ कुछ कल्चर इसका मिलेगा आ गया कि आपका मेजर हड़प्पा में। तो कहीं ना कहीं शुरुआत से चीजें धीमे धीमे बढ़ा। जैसे कि आज हम 200 साल पहले की बात कर लेंगे तो उनका कुछ ना कुछ चीज आज भी दिखाई पड़ता है, तो बोल सकते हैं ना कि वो चीज से ही धीमा धीमा निर्माण हुआ। तो ये अर्ली हड़प्पा, ठीक है। कुछ कुछ इसके साइट है, आगे हम बताएंगे तो साइट के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ कुछ साइट है, कालीबंगा का साइट हो गया, बालाकोट हो गया, ठीक है, कोटडीजी हो गया, ये सब सारे साइट्स हैं अर्ली हड़प्पा। अब कुछ मेजर हड़प्पा, जब देखा कि कुछ ऐसे ऐसे चीज आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस पता चलता है, मतलब पिछले कुछ एकदम बहुत ही बेसिक डिफरेंस, जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर से ये चीजें बढ़ी है तब जाके बना, तो इसको बोल दिया मेजर हड़प्पा। इसको पूर्व हड़प्पा बोल सकते हैं हिंदी में, या पाक पाक हड़प्पा, ठीक है। मेजर हड़प्पा को बात करेंगे, देखिए तो मेजर हड़प्पा को जैसे बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा काल बोल सकते हैं। तो ये मेजर हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन एरा है। देखिए यहां से बढ़ के धीमा 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 ये हड़प्पा मेजर हो गई, हड़प्पा बड़ी हो गई, इसे बोल दिया अर्बन फेज। क्या बोल दिया भाई, अर्बन फेज। इसमें पूरी शहरी था, इसमें जब पूरे एरिया में देखेंगे तो पूरा शहरी था, पूरा फुल फ्लेश्ड सिविलाइजेशन था, पूरा एकदम आप कह सकते हैं ना कि इसमें जो सभ्यता थी वो एकदम पूरा तरह से विकसित हुई। इसमें पूरी सभ्यता बन चुकी थी, पूरा वास्ट एरिया में फैल चुका था, तब सिविलाइजेशन बन गया। तो इन चीजों को आपको समझना है, इन चीजों को आपको जब राइट डाउन करिएगा ना तब आपको समझ, इसमें ऐसे ऐसे चीजें मिले हैं ना कि एकदम आदमी लगता है कि इसमें आदमी कितना डेवलप हो गया। इसका डेट की बात करते हैं 2600 से 900 बीसी, 1900 बीसी। मैंने भी क्या बताया, देखिए 2350 से लेकर 1750 बीसी को इंडस वैली माना। तो देखिए इस मेजर हड़प्पा के ही डेट को मैंने मान लिया कि ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन। फिर देखिए लेट हड़प्पा, लेट हड़प्पा में क्या होता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म नहीं हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का टाउन प्लानिंग खत्म हो गया। ऐसा थोड़ी सिंधु घाटी सभ्यता उड़ के भाग गई, ऐसा नहीं था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका टाउन का देखेंगे तो टाउन वाउन सब बिगड़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ गया, चीजें पूरा बर्बाद होने लगी, तो उसको बोलते हैं लेट हड़प्पा पीरियड, जिसमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता एकदम डिक्लाइन के कगार पे आ गई। ये 1900 से लेकर 1300 बीसी। जो मैंने लिखा 1750 उससे बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का देखते हैं कुछ कुछ पार्ट है जो आप बोलिएगा कि क्या उसको बोल सकते हैं, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के बाद में, तो आप कह सकते हैं कि लेटर हड़प्पा पीरियड, ठीक है। लेटर हड़प्पा पीरियड जो हड़प्पा सभ्यता के एकदम डिक्लाइन के पास चला गया। हड़प्पा सभ्यता एकदम कहने का मतलब कि धीमा धीमा पूरा ये खत्म हो चुकी थी। तो ये हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण बता दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का डेट बता दिया, ये मैंने बता दिया। अब जो हम बताने वाले हैं आपको, जो मुझे पढ़ाना था उन चीजों को बताएंगे, ओरिजिन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, वीडियो लंबा जाएगा कोई परेशानी नहीं होना, लेकिन आपको चीजें समझना है ना, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए ओरिजिन, भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो आज देख रहे हो इसका कैसे विकास हुआ, इसका कैसे उद्भव हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी ना बन गया होगा। तो इसके बारे में बहुत सारा अगर हम बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी इतनी बड़ी सभ्यता हो, अगर उसके ओरिजिन को पता लगाना हो तो एक बहुत ही क्या बन जाता है, वेरी कॉम्प्लेक्स। मुझे सारा फैक्ट लिखना, ये सब आपको डालना पड़ेगा कि जब भी हम बात करते हैं कोई भी आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं जो एक बहुत ही बड़ा फुल फ्लेश सिविलाइजेशन हो, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड या वेरी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बहुत ही जटिल, बहुत ही जटिल हो जाता है इस चीज के पता लगाने के लिए कि कैसे कहां से शुरुआत करें, कि कैसे इसका ओरिजिन होगा। अब देखिए समझिए बात, मोहनजोदाड़ो का एक रिपोर्ट देता है। मोहनजोदाड़ो रिपोर्ट किसका भाई, वही जॉन मार्शल साहब का, जिन्होंने बहुत योगदान दिया इस चीज में, जॉन मार्शल। ओके, जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो का रिपोर्ट में बोला कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे हैं ना भाई, इसका बहुत ही लॉन्ग एंटीसीडेंट, ये सारे फैक्ट को डालना है, इंसिडेंट हिस्ट्री रहा। अब ऐसा नहीं कि मैं जो जो पढ़ा दो पूरा उसको मत लिख देना आप मेंस में, चीजों को आप समझ पाइएगा ना तो आप लिख पाइए, जितना डिटेल ज्यादा आप पढ़िए चीजों को उतना लिख पाइए, लेकिन सिलेबस को डिटेल पढ़ेंगे, हम फालतू चीजों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी चाहते तो आपको भी बहुत सारा मैं नाम के बारे में उसका उसमें डिटेल कर लेता, लेकिन उसको हमने नहीं किया क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, प्री के लिए तो सफिशिएंट है। लॉन्ग एंटीसीडेंट हिस्ट्री में क्या हुआ, पूर्ववर्ती इतिहास रहा,
सिंधु घाटी सभ्यता जो आज देख रहे हैं, इसके पहले बहुत बड़ा इतिहास रहा हो, तब आज ये देख रहे हैं जो भारत की धरती पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका इतिहास बहुत ही पूर्ववर्ती था। ये आप लिख सकते हो। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है शुरुआत में, जब बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी, तो बोलता है कि ये मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है भैया, वहां से डिराइव हुआ है। बात समझ रहे, कितना बड़ा चीज लिख दिया कि जो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को देख रहे हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वहां से ये सिंधु घाटी सभ्यता बना है, ये बोल दिया। इसके प्रतिपादक कौन थे, कौन कौन बोल रहा है इस चीज के बारे में, इसको लिखना आपको। ई जे मैके, ईजे मैके बोल दिया, और कौन बोल दिया, गॉर्डन बोल दिया, और कौन बोल दिया, व्हीलर। मार्टिन व्हीलर, गॉर्डन और ईजे मैके बोलता है कि ये मेसोपोटामिया से ही बना है भाई, ये बोल दिया। देखो, हालांकि देखिए इसमें जो मैके कहता है ना, मैके का क्या कहना है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल, ये बोलता है कि मेसोपोटामिया से लोग आए, वहां से लोग आए और यहाँ पे आके बस गए और फिर धीमा धीमा और सभ्यता आ गई, ये बात बोल दी है। कौन, ईजे मैके। व्हीलर का बात अलग, व्हीलर क्या बोलता है, ऐसा नहीं है। व्हीलर बोलता है कि आइडिया, लोग वहां से नहीं आए बल्कि उनका आइडिया हमारे पास आया, उनका उनका विचार आया और यहाँ के जो लोग उनके बीच में विचार को फैला और धीमा धीमा ये गांव से लेके शहर की ओर बढ़े। मैं तो कहने का मतलब कि एक सिविलाइजेशन को विकसित किया, ये बात बोला गया। समझ रहे बातों को, कि कुछ लोग बोलते हैं कि माइग्रेशन, कुछ लोग ये बोलते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे बात को। देखिए, ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं एक थ्योरी है, ये बहुत ही मजबूत, इसको लिखना पड़ेगा, डिफुनिस्ट थ्योरी, विसरणवादी सिद्धांत, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये पूछा ओरिजिन में, विसरणवादी सिद्धांत को बहुत सारे लोग मानते हैं। सेम ये तीन लोग का नाम लिखेगा, ठीक है, जो यही मानते हैं। विसरणवादी सिद्धांत मतलब क्या हुआ, ये बोलता है कि कोई एक सेंटर रहा होगा, ओरिजिन, कोई भी सभ्यता का, कोई भी शहर का, कुछ भी चीजों का एक सेंटर होगा, पहले पहले यहीं पे हुआ होगा, पहले पहले यहीं पे चीजें स्टार्ट होगी, फिर यहाँ से सारी चीजें अलग अलग क्षेत्र में फैला होगा, इसे बोलते। तो यही बोला कि मेसोपोटामिया में पहले पहले सभ्यता विकसित हुई, फिर चारों तरफ ये चीजें फैलती गई। हर एक चीज के बारे में बोल दिया, हर एक चीज के बारे में, केवल ये चीज के बारे में नहीं, इसने हर एक चीज के बारे में बोला डिफरेंस थ्योरी में। सुने बात को, हर एक चीज को बोला कि जो सिटी लाइफ है, ये स्टार्ट में यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग क्षेत्रों में फैला। और जितना भी बताया ना विसनवादी थ्योरी के अंदर में, वो सब बताया पश्चिमी एशिया के क्षेत्र, पश्चिमी एशिया। बात समझ रहे हैं आपको। इसने बोला कि जो पश्चिमी एशिया, आप देख सकते हो पश्चिमी एशिया में मेसोपोटामिया आता है, मेसोपोटामिया जो कि इराक जिसको बोलते हैं, इराक में, बोला कि भाई एक बात समझो कि जो ये जो डिफरेंस थ्योरी है ना, ये बोला ना कि कोई भी कल्चर हो, एग्रीकल्चर का हो, ओरिजिनल सिटी हो, कोई भी चीज मोन्यूमेंट हो, ये सारी चीज एक सेंटर से हर एक जगह फैले। तो इसने एक सेंटर मान लिया और वहां सारी चीज को विसनवादी कर दिया, ये सिद्धांत दिया। हालांकि इस सिद्धांत की अगर बात करते हैं, सिद्धांत का खंडन भी है ना, लेकिन इसका सपोर्ट पहले बताते हैं। जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, डिफिनिश थ्योरी की बात कर लेते हैं, तो इसके पक्ष में, इसका अगर हम बात कर लेते हैं, इसके पक्ष में मतलब फेवर में, इसके फेवर में क्या क्या, ऐसे ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे हम लोग, उसका फेवर, उसका कुछ प्रूफ होगा ना। तो फेवर में क्या बोला, दुर्ग, बोला देखिए दुर्ग, दुर्ग मिला आपको बहुत जगह जिसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। क्या बोला, आपको पता है ना कि पढ़िएगा तो, दुर्ग था उसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। तो उसने बोला कि देखिए दुर्ग थे, इस दुर्ग को फोर्टिफाइड किया गया था। ये दुर्ग क्या था, चारों तरफ से किलाबंदी था, फोर्टिफाइड का दीवार था, चार दीवारी था, और इसमें कहीं ना कहीं संभवतः शासक वर्ग रहा करते थे। और ये शासक वर्ग कहीं ना कहीं विदेशी थे, और विदेशी लोग नहीं चाहते थे कि जन सामान्य के लोगों के साथ हम भिड़े, मतलब मेरा हमारा मुकाबला हो। कह सकते हैं ना चीजों को समझ, क्या बोल रहा कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पे आए, वही शासक वर्ग बन गए, और वो नहीं चाहते थे कि जो और भी यहाँ पर के लोकल लोग हैं उनसे हमारा सामना हो, इसलिए उन्होंने अपनी चीजों को क्या कर दिया, फोर्टिफाइड कर दिया। बात समझ रहे हैं बात को, ये दिया, ये पहला तक पक्ष दिया। सेकंड पक्ष क्या दिया, सेकंड पक्ष देता है कि अन्नागार, हिंदी में लिख देता हूं अन्नागार, जो अन्नागार मिला हड़प्पा में,
कहीं ना कहीं वो मेसोपोटामिया, ठीक है, सीरियस समझ रहे हैं, जो अन्नागार मिला है हड़प्पा में, अन्नागार, वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के अन्नागार से मिलता जुलता है। क्यों? देखे भाई कि जो इस अन्नागार में जो छत इस्तेमाल हुआ, छत लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी, सॉरी लड़की मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, लकड़ी का वुडन स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो अन्नागार है क्या है, ये भी लकड़ी का छत इसमें इस्तेमाल हुआ। तो इन सारे सिमिलिटी को देख के बोल दे रहा है ना भाई ये चीजें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई चीज के सिमिलिटी को देखेंगे और हम बोल देंगे। अभी हम बताएंगे इसका खंडन क्या, अभी हमने पक्ष बताया, और क्या भाई। तो देखिए चीजों को समझिएगा। ये चीज हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया कि ये सारी चीजें। और अब हम बात करेंगे, ये तो पक्ष हो गया, अब इसका विपक्ष, मतलब इसके अगेंस्ट में, इसके कॉन्ट्रडिक्शन में। देखिए ये चीज बोल दिया, सारे विद्वानों ने तो बोल दिया कि हाँ ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम मानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा मेसोपोटामिया सभ्यता से बन के वहां से विकसित हुई। अब इसके विपक्ष क्या, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भाई, समझना बहुत जबरदस्त रूप से। जब नगरीकरण की बात करें, सिटी लाइफ की बात करेंगे, जो शहरी जीवन की बात करेंगे, जो मेसोपोटामिया के अंदर था, मेसोपोटामिया के अंदर था, वो कुछ ही शताब्दी पहले विकसित हुई थी। किसके पीछे पहले? तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या मिस्र इजिप्ट का सिविलाइजेशन कह रहा है ना। देखिए आप जब देखिए, पढ़िएगा चीजों को, देखिए कि जो मेसोपोटामिया के अंदर जो शहरें विकसित होने लगी, जो सिटी लाइफ बनने लगा, वो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साल पहले ही बना, कुछ शताब्दी पहले। आप बताइए कि 100-200 साल पहले बना हो, कुछ शताब्दी पहले वहां पे शहर विकसित हुआ होगा। और इंडस वैली में भाई ऑटोमेटिक यहाँ पे इतना जबरदस्त शहर था, तो कैसे कह सकते हैं यार इतना जल्दी कैसे कोई चीज विकसित हो जाएगा, इतना जल्दी कैसे कोई चीज सीख पाएगा। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है पहला। अभी और आगे बताएंगे, समझिए। लिपि, स्क्रिप्ट, लिपि देख लीजिए भाई, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि है, पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब चित्रात्मक लिपि है। उसका लिपि आप देखिएगा तो उसमें अलग अलग डायग्राम बना, चित्रात्मक लिपि है। हालांकि अभी तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उसका लिपि कैसा, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म बोले तो किलनुमा। उसके हर लिपि में वेज टाइप का स्ट्रक्चर बना, इस तरह का, इस तरह का, ऐसे ऐसे, हर उसका लिपि में। दोनों का लिपि डिफरेंट है, तो कैसे कर सकता है? अगर वहां से लोग अगर आके बसाते इस शहर को, तो कहीं ना कहीं लिपि तो मिलता ना। ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए थर्ड स्टेप, वर्ण वृक्क। अच्छा वर्ण वृक्क मतलब क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का अगर बात करें, आईबीसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो मकान बने थे वो वर्ण वृक्क मतलब समझ रहे हैं ना कि पके हुए ईंट से, पके हुए ईंट, पके हुए ईंट। मैं सब हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन देखिए मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सूखी ईंट, ईंट को सुखा के इस्तेमाल। आप देखिए, अब बताइए कि बाप से बड़ा बेटा ही हो जाएगा, कि जिससे कह रहा है कि जिससे जन्म हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पर सूखा ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर पका ईंट इस्तेमाल करें, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट बता देता है। अब देखिए पांचवा स्टेप, यूज ऑफ ब्रॉन्ज। जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो कांस्य का इस्तेमाल हुआ है वो इतना कम हुआ है। और यही बात कर लेंगे, यूज ऑफ ब्रॉन्ज में एकदम मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम हुआ इस्तेमाल? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता में इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इस चीज का कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही कम केसेस में आपको ब्रॉन्ज का इस्तेमाल मिलता है। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट बनता है। ओके, तो मैंने इतना पॉइंट बताया, लिख सकते हैं कि पक्ष में ये सारी चीजें, विपक्ष और ये कॉन्ट्रडिक्शन में इतने सारी चीजें हैं जो खंडन करते हैं इस मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से कहने का मतलब कि उत्पत्ति की चीजों को। ओके, ये हो गया। अगर और हम बात करें, अगर और हम बात करेंगे तो कुछ देख लेते हैं हम नवीन दृष्टिकोण। कुछ न्यू ओपिनियन है, मतलब कहने रिसेंट ओपिनियन देख लेते हैं, रिसेंट ओपिनियन। ये तो हमारा हो गया कि मेसोपोटामिया के ऊपर से, ठीक है। रिसेंट ओपिनियन क्या बताता है? रिसेंट ओपिनियन में हम देखते हैं ना, तो सभ्यता की देशी उत्पत्ति, सभ्यता की
देसी उत्पत्ति। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये वीडियो सुनने की एक तरह से आपका ट्रायल वीडियो है। आपको ये वीडियो का आप कितना प्यार देते हैं, इस वीडियो को कितना वीडियो को देखते हैं, कितना ज़्यादा शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये वीडियो आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप वीडियो में बनाऊं, आप वीडियो को देखें ही नहीं, तो फिर मेहनत करना नहीं जरूरी है ना। लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीज को देखिए। देखिए, सभ्यता की देसी मतलब उत्पत्ति क्या बोलता है, कुछ विद्वानों का दृष्टिकोण है ना कि जो सभ्यता है ना, ये अपने ही क्षेत्र से विकसित हुई है, अपने ही क्षेत्र से धीमा धीमा, पहले गांव था, गांव से बड़ा बड़ा होते हुए इस तरह से बहुत सारे। और ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीज भी, मतलब ये कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा सही चीज भी है। क्या? अमलानंद घोष, एक नाम मिलता आपको, अमलानंद घोष। जब अमलानंद घोष ने 1965 में एक चीज बताया, बोला कि सोथी कल्चर एक राजस्थान का संस्कृति है। सोथी कल्चर ग्रामीण संस्कृति है। कैसा है? ग्रामीण संस्कृति है राजस्थान के अंदर। तो जो यहां पर ये जो सोथी कल्चर से क्या बताना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे हैं कि पीरी हड़प्पा जो है, मतलब पूर्व जो हड़प्पा है, और जो मेचर हड़प्पा, जो परिपक्व हड़प्पा है, मैं दोनों में हिंदी बोल दिया हूं, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है जो पूर्व हड़प्पा है जो, और जो परिपक्व हड़प्पा है, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी दिखने को मिलता है। सोथी कल्चर में इन चीजों को, सोथी कल्चर से इन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। सोथी कल्चर में जो पोएट्री मिला है, जो मिद्रभांड मिला है, पोट्री, ठीक है, जो वहां पर जो पोट्री मिला है, वो पोट्री से इन्होंने बताया, ये जो पोट्री है उनसे इन्होंने बताया कि ये पोट्री जो है, जोवाब, क्वेटा, ये जगह है क्वेटा, मैं आगे बताऊंगा इस सारे जगह के बारे में, ठीक है। क्वेटा, बलूची साइट, और भी जो बलूची साइट हैं, और भी जो बलूचिस्तान के अंदर जो साइट्स हैं, कुछ क्वेटा हैं, कुछ जवाब हैं, इन पोट्रियों से मिलता जुलता कुछ सिमिलरिटी उत्पन्न करता है। और बोला गया है कि ये पोट्री जो है, ये पोट्री मेजर हड़प्पा पीरियड में भी कुछ कुछ देखने को मिला है। और इससे बताया कि सोथी कल्चर से कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर के लोग शुरू शुरू में पास्टल नोमैड्स थे, मतलब कहने का बताइए कि ग्रामीण संस्कृति थी। और ग्रामीण संस्कृति कहने का मतलब क्या हुआ, चीजों को समझिएगा कि यहाँ पर शुरू शुरू जो लोग थे, वो शुरू शुरू लोग एक घुमंतु थे। फिर धीमा धीमा वो चारागाह की खोज में आगे आते गए, फिर धीमा धीमा आते गए। फिर उसके बाद कहीं कहीं उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। और वो फार्मिंग स्टार्ट करते करते क्या हुआ कि वहां पर सिंधु सभ्यता के जितने भी उपजाऊ क्षेत्र थे, उनका बहुत ज्यादा दोहन किया। और दोहन इतना किया कि इनके पास इतना ज्यादा सरप्लस होने लगा, इतना ज्यादा वो ये इनके पास हो गया सरप्लस, अनाज उनाज जितना हो गया, कि फिर वो अनाज को ट्रेडिंग करने लगे अलग क्षेत्रों में। और वो ट्रेडिंग करने लगते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो फिर देखते हैं कि ट्रेडिंग कर रहा है तो कुछ लोग प्रोस्पेरस बन जाएंगे, कुछ लोग अमीर बन जाएंगे। अब अमीर बन जाएंगे तो उनका एक डर रहेगा कि कहीं कोई दूसरा लोग लूट न लो। तीसरे देखते हैं, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि चारों तरफ दीवार बनाएगा सिंधु वाले सभ्यता के, कुछ कुछ क्षेत्र में दुर्गित किया गया। तो ये भी एक तरह से सिमिलरिटी दिखाता है कि धीमा धीमा चीजों के एक ग्रेजुअली रूप से धीमा धीमा ये चीज का विकास हुआ। समझ रहे बात को? ये सभ्यता की देशी उपस्थिति में बताता है सोथी कल्चर। क्या बताता है भाई? सोथी कल्चर, ठीक है। ये चीजें था। एक जगह है चोलिस्तान या कोलिस्तान, चोलिस्तान बोलते हैं, कोलिस्तान बोलते हैं, दोनों, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, कोलिस्तान या चोलिस्तान, जैसा भी इसका उच्चारण कर लीजिए। एम के मुगल एक पाकिस्तान के थे, एम के मुगल आर्कियोलॉजिस्ट थे। एम के मुगल ने बताया, यहाँ के पूरे पोट्री को लिया, यहाँ के रहन सहन को देखा, यहाँ के क्षेत्र के रहन सहन को इंटरप्रेट किया इन्होंने, यहाँ के आर्टिफैक्ट को देखा जो सामान यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, जो भी स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे, यहाँ के लोग जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए, इन सारे इक्विपमेंट को देखते हुए ये बोल दिया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो देशी उपस्थिति है, चोलिस्तान के क्षेत्रों से, ये आसपास के क्षेत्रों से ये विकसित हुई है। अब बताइए, आप एक चीज बताइएगा कि ये सही है? आप एक आप मतलब पोट्री में तो समझ रहे हैं ना, एक आप मिद्रभांड के बेस पे आप कैसे कर सकते हैं, मिद्रभांड के बेस पे कैसे आप एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं दोनों के बीच में? तो ये कहीं ना कहीं इसका भी खंडन होता है। तो देखिए, इनके मुगल ने इन सारे चीजों पर डिपेंड करा दिया, तो ये भी सारी चीजें एक पूरा एक तरह से बेस प्रदान नहीं करता। ये भी कहीं ना कहीं एक ऑब्सक्यूर है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भी टोटली रूप से
क्लियर नहीं कर पाता है कि ये भी चीजें सही है। तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ना, लेकिन चीजों को आपको लिखना पड़ेगा ना एग्जाम के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि इन ग्राम सभ्यता की देशी उपस्थिति को इन पूरे अलग अलग क्षेत्रों से ना देख के हम डाइवर्स रूप से देखेंगे, डाइवर्स विलेज सेटलमेंट, विलेज कल्चर से अलग अलग जगह के विलेज कल्चर को मिला के हम पढ़ेंगे इनके चीजों को, तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से सभ्यता की देशी उपस्थिति को हम बोल सकते हैं। बहुत अलग अलग ग्रामीण संस्कृतियां उस समय की थी, उन सारे संस्कृतियों को देखेंगे, सबका जो डाइवर्स कल्चर को देखेंगे, तब सभ्यता की देशी उपस्थिति को कुछ हम चीजें बेस प्रदान कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सभ्यता की देशी उपस्थिति को रखते हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे क्रमिक उद्भव की प्रक्रिया, ग्रेजुअल कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से, वहां भी कहीं ना कहीं हम इन चीजों को देखें कैसे मेजर प्री हड़प्पा से मेजर हड़प्पा की ओर बढ़ते हैं। ओके, इस तरह से चलेंगे। और फिर ये जो सेकंड जो वीडियो हमारा आएगा उसमें ये हमारा ओरिजिन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा ओरिजिन खत्म हो जाएगा। फिर उसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को, उसको आंसर राइटिंग करना है, और फिर उसको आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे सेंड करेगा, उस चीज का इवैल्यूएशन होगा कि आपने इसे सही से लिख पाया कि नहीं लिख पाया। और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, मैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है इसमें क्या परिवर्तन किया जाए या ये सही है। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, आपका एक तरह से फीडबैक ये आप जरूर कमेंट करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और अपने जरूरतमंदों को शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।